नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, जहां पर कोर्ट में मुख्तार अंसारी पर सुनवाई पूरी हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए मुख्तार अंसारी, सुनवाई पूरी हुई है। कोर्ट में मुख्तार को चार्जशीट की सौंपी गई कॉपी। तो आपको बता दें कि शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में ये पेशी हुई थी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दरअसल जमीन हड़पी गई थी। और साथ ही आपको बता दें, आज जब मुख्तार को लाया गया कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में, जामो के लेखपाल ने दरअसल ये शिकायत दर्ज कराई थी। 27 अगस्त 2020 को ये पूरा मामला दर्ज हुआ था। सिद्धार्थ हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धांत, कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को आज कोर्ट में लाया गया, क्या कुछ आज हुआ? सुनवाई पूरी हुई? जी, बता दें आपको एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। पूरी 1.5 घंटे तक मुख्तार अंसारी की एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ के एमपीएमएलए कोर्ट में बांदा रवाना हुए मुख्तार अंसारी। अगली सुनवाई की तारीख 8 अप्रैल तय की गई है। बिल्कुल, आज जो पेशी हुई है किस मामले में हुई थी सिद्धांत? देखिए, आपको बता रहे एक अवैध संपत्ति के मामले। अवैध संपत्ति इन लोगों ने कब्जा कर ली थी और अपने नाम कर ली थी। उसको लेकर सुनवाई की गई है। अब अगली तारीख 8 तारीख मुकर्रर की गई है। अब 8 तारीख को देखना है कि किस तरीके से कोर्ट क्या करती है, आगे की क्या कार्रवाई करती है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार लगातार एक तरह से अभियान चला रही है, बुलडोजर चला रही है, अवैध संपत्तियों पर जो कब्जा हुआ था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हम ये देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा माफियाओं में खौफ बना हुआ है बहुत ज़्यादा। और लगातार ऐसी अवैध संपत्तियां जो कि माफियाओं ने अवैध तरीके से कब्जा की हुई थी, उनको भी कई कई ऐसी संपत्तियां थी जिसको प्रशासन ने, सरकार ने मुक्त कराया। पिछले कुछ दिनों में जो कार्रवाइयां तेज हुई हैं, तो क्या लगता है इसके बाद एक संदेश उत्तर प्रदेश में गया माफियाओं के अंदर कि हाँ, अगर इस तरह की कोई भी हरकत की जाएगी, जबरदस्ती किसी की जमीन पर कब्जा किया जाएगा, चाहे वो मुख्तार अंसारी क्यों ना हो, कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और जेल भी जाना पड़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद हो, कोई हो, ये पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक कोई हो, सबके खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध संपत्ति जिन्होंने कब्जा किया था सबके खिलाफ कार्रवाई की। कहीं ना कहीं जिस तरह योग मुख्यमंत्री जी ने सीधे संदेश भेजे हैं कि अवैध संपत्ति, अवैध कब्जा किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप किसी भी सत्ता के हो, विधायक हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, सब बराबर हैं। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लेकर कोई जीरो टॉलरेंस होगा। भ्रष्टाचार को लेकर इस सरकार ने सीधे मैसेज भेजा है कि जीरो टॉलरेंस होगा। कोई न मंत्री न विधायक। इसी क्रम में पूरी तरीके से कार्रवाई आज की गई। लगातार मुख्तार अंसारी कल से ही, जब इनको पता चला इनके वकील को कि उनकी पेशी होनी है, तो उन्होंने लगातार मेडिकल की बहानेबाजी की। कोर्ट का जो कहना है, मेडिकल की बहानेबाजी की, उसको लेकर कोर्ट भी सख्त हुआ। उसने तुरंत इस मामले को कि आज पेश होना ही होगा, किसी प्रकार से ये बहाने नहीं चलेंगे। इसके पहले भी इन्होंने मेडिकल का ही बहाना बताया था। तो लगातार अब कहीं ना कहीं कोर्ट भी सख्त हो गई है और जल्द ही इस पे फैसला आने वाला है। जी, तो आज जो मुख्तार अंसारी के वकील थे, उन्होंने क्या, किस तरह की दलीलें पेश की आज कोर्ट में सिद्धार्थ? देखिए, लगातार ये कह रहे थे कि इनके स्वास्थ्य नहीं सही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वीडियो जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से सुनवाई की जाए। लगातार इस तरीके की दलील दे रहे थे, लेकिन कोर्ट ने सब कुछ सुना, उसके बाद तारीख मुकर्रर कर दी। अब देखना ये है कि अब अगली सुनवाई किस तरीके से होती है, तो अभी अब देखने वाली चीज। और सबसे बड़ी चीज ये रही आज जो सुरक्षा में चूक हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं काफी किरकिरी हुई। किस तरीके से, ये भी जांच का विषय है कि कैसे वैन खराब हो जाती, ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये चूक है। उसके बाद जब कोर्ट से निकलते हैं तो भारी सुरक्षा के बीच इनको निकाला जाता है, सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी जाती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे, बॉर्डर टू बॉर्डर फोर्स और बढ़ाई जाएगी और इनको बाटा जेल तक पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन एक जो सिद्धार्थ, माफियाओं के अंदर खौफ पैदा हुआ है पिछले कुछ समय से। जिस तरह से कार्रवाइयां लगातार हुई हैं, पिछली सरकारों में जो कार्रवाइयां नहीं हो पाती थी वो योगी सरकार ने कर कर दिखाया और एक नज़ीर पेश की पूरे देश में कि अगर किसी तरह से उत्तर प्रदेश में माफिया गुंडे अवैध संपत्तियों को कब्जा करते हैं, या फिर लगातार जो पहले की संपत्तियां कब्जा की हुई है
उनको छोड़ते नहीं हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां इसी तरह से की जाएंगी आगे भी, ये योगी सरकार ने संदेश दिया है। लेकिन सिद्धार्थ, सवाल ये है कि जिसको लेकर आपने भी उठाया कि जो वाहन था जिसमें मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा था, उसका अचानक से बीच में खराब होना, उसके बाद बहुत सारी खबरें इस तरह से आ रही थी, क्या ये जानबूझकर हुआ, क्या पहले से तैयारी नहीं थी? मुख्तार अंसारी को जिस तरह से पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया जा रहा था, वही वाहन आखिर कैसे खराब हो गया? तो इसको लेकर क्या स्पष्टीकरण आया अभी तक? देखिए, वो जो सुरक्षा में उनके साथ वाहन चल रहा था वो खराब हुआ है, वो वज्र वाहन जो उनकी सुरक्षा, लेकिन बड़ा सवाल ये होता है सुरक्षा की दृष्टि से ये बड़ी चूक है। कहीं ना कहीं ये बड़े माफिया हैं, ये इस तरीके से सुरक्षा में जो चूक है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगभग बांदा जेल में कल लगभग 7 घंटे अधिकारी रहते हैं और इस तरीके की तैयारी समीक्षा करते हैं। लगातार उनके बेटे उनके बेटे लगातार ट्वीट करते रहते हैं, अनहोनी की आशंका जताते रहते हैं कहीं ना कहीं इस तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक को आने वाले समय में इस तरीके की चूक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहीं ना कहीं खुद जिलाधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं लखनऊ, भारी सुरक्षा व्यवस्था, खुद सुरक्षा के इंतजाम की जांच करते हैं। उस चूक के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन जाग गया और कहीं ना कहीं खुद जिलाधिकारी मौके पर समझ सकते हैं। आप खुद समझ सकते हैं किस तरीके से पूरी सुरक्षा को लेकर किस तरीके से खुद जिलाधिकारी ने मोर्चा संभाला। जी बिल्कुल, और ये एक संदेश भी इससे गया जाहिर तौर पर उनके जो काफिले में पूरा वाहन चल रहा था वो खराब हुआ, सिद्धार्थ। और इसके बाद अब आज जिस तरह से पूरा प्रकरण हुआ, मुख्तार को दरअसल आज पेश किया गया और उसके बाद एक वाहन खराब हुआ, उसको लेकर भी सवाल कई सारे उठे, लापरवाही सामने आई जाहिर तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आज की ये तस्वीरें भी हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं जब मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा था। 27 अगस्त 2020 में दरअसल ये मामला दर्ज हुआ था, कड़ी सुरक्षा के बीच में आज उनको कोर्ट में पेश किया गया, एमपी एमएलए कोर्ट में। तो जीएमओ के लेखपाल ने दरअसल ये शिकायत दर्ज कराई थी। 27 अगस्त 2020 का ये पूरा मामला था। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन हड़पी गई थी। और आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर रांची से आ रही, जहां पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में बंधु तिर्की दोषी करार दिए गए हैं। बंधु तिर्की दोषी करार दिए गए हैं। मामला है आय से अधिक संपत्ति का। सीबीआई कोर्ट ने दरअसल ये फैसला सुनाया है। 2010 में केस दर्ज किया गया था। 6,28,698 रुपए की आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला जुड़ा हुआ है। 2005 से 2009 के बीच का ये पूरा मामला है। मंत्री रहने के दौरान का मामला बताया जा रहा है। जब वो मंत्री थे उसी दौरान ये पूरा मामला हुआ आय से अधिक संपत्ति का। और आरोप है कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। और अब सीबीआई कोर्ट ने ये फैसला भी आज सुना दिया। 2010 में आपको बता दें कि केस दर्ज किया गया था और आज इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में बंधु तिर्की को दोषी करार दिया गया है। तो आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। मंत्री रहने के दौरान ही ये पूरा मामला संज्ञान में आया था। राकेश हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए रांची से जुड़ रहे हैं। राकेश, बंधु तिर्की को दोषी करार दिया गया है, पूरा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। कब का ये मामला है और क्या कुछ इस पूरे मामले पर हुआ? देखिए संकट जी, सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि बंधु तिर्की की जो सजा हुई है वो 3 साल की हुई है और साथ साथ 3 लाख का जुर्माना भी किया गया है। मामला चूंकि पुराना भी है, लेकिन सीबीआई कोर्ट में जिस तरीके से सजा हुई है उसके बाद से अब इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि इनकी सदस्यता भी जाएगी, विधायकी भी जाएगी और आने वाले समय में अब वे लंबे समय तक चुनाव नहीं भी लड़ पाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात कही जा सकती है कि भ्रष्टाचार को लेकर, आय से अधिक संपत्ति को लेकर जिस तरीके से झारखंड में कई मामले पहले से भी चल रहे हैं, उसमें एक नाम बंधु तिर्की का भी था। 2005 में जब वे मंत्री बने थे और 2009 तक वे मंत्री थे, उस समय खास करके 6 लाख से अधिक रुपए अर्जित करने का मामला आया था जो देखा जा रहा था। सीबीआई में मामला जाने के बाद से तमाम गवाहों की राय और उसके बाद से तमाम तथ्यों के आधार पर सीबीआई ने कोर्ट में अपील की थी कि जल्द से जल्द इस पे सजा सुनाई जाए और इसके बाद से सुनवाई लगातार चल रही थी और आज एक बड़ा फैसला आ गया है जिसमें बंधु तिर्की को 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। जी बिल्कुल, और उनके पक्ष की तरफ से, लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा गया इसके बाद? अब
देखिए, बंधु तिर्की के वकील से जो बातचीत हो रही थी हमारी, उसमें साफ तौर पे उनका कहना था कि बंधु तिर्की के पास मात्र 6 लाख रुपए का जो मामला आया है वो उनके परिवार के लोगों की तरफ से दिया गया था। इतना बड़ा मामला नहीं है जिसको लेकर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया गया था। लेकिन सीबीआई की दलील थी कि आखिर आय से अधिक संपत्ति कैसे आई, कहाँ से आई, इसकी पूरी जांच कराई गई और अब जाकर कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसके बाद से सजा जो निर्धारित की गई है तो बंधु तिर्की को हो सकता है कि जेल भी जाना पड़े। लेकिन एक मामला और भी आ रहा था, जिस तरीके से वकील की तरफ से जो बयान आए थे उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि 3 साल की सजा है तो हो सकता है कि तत्काल उन्हें बेल के लिए भी मूव करके उनको बेल दिलाई जा सकेगी। तो थोड़ी देर में ये भी पता चल पाएगा कि बंधु तिर्की जेल जाएंगे या फिर उन्हें बेल मिल पाएगा। लेकिन अहम बात यही है कि भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जिस तरीके से विधायकों नेताओं के नाम आते रहे हैं उसमें एक बड़ा उदाहरण फिर से एक जुड़ गया है कि बंधु तिर्की जैसे कदावर नेता जो राज्य में बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और एक 6 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की है उन्होंने, जो अधिक आय से अधिक का माना जा रहा है, उस पर उनको सजा हुई है और इसके कारण उनको विदाई की जा रही है। जी, लेकिन ऐसे में तो ये जनता का विश्वास धीरे धीरे नेताओं से उठ जाएगा राकेश, क्योंकि इस तरह के मामले पहले भी आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। अभी हम ताज़ा मामला बंधु तिर्की का जिनका जिक्र भी कर रहे हैं इस पूरे मामले में, ऐसे में चुनाव से पहले जिस तरह से जनता के बीच में नेता जाते हैं, विधायक जाते हैं, बहुत अच्छी और मीठी बातें करते हैं, लेकिन कई बार पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और होती है, उनका जो चेहरा है कुछ और होता है। देखिए, बड़ा सवाल है, खास करके झारखंड जैसे राज्य की जब हम चर्चा करते हैं तब इस तरह के सवाल लगातार देखने को मिले हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मधु कोड़ा का नाम बड़े भ्रष्टाचार के रूप में आया था, ऐसे अधिक संपत्ति का मामला था और उनके साथ कई ऐसे मंत्री थे, विधायक थे जो कहीं ना कहीं ऐसे अधिक संपत्ति के मामले में जांच के दायरे में दिखाई पड़े हैं और कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा है। बंधु तिर्की भी उसी दौर के नेता माने जाते हैं और उसी दौरान कहीं ना कहीं ऐसे अधिक संपत्ति का मामला आया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जनता के बीच जाने के पहले जो वादे किए जाते हैं और जनता जब उन्हें चुन कर देती है और सदन भेजती है, संसद भेजती है और ऐसे में जब भ्रष्टाचार के इस तरह के मामले सामने आते हैं तो निश्चित तौर पे लोगों का विश्वास कम होगा और आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती के रूप में लोगों को देखना होगा कि आखिर किस तरीके से आम जनता नेताओं को चुने और नेताओं को भी सोचना होगा कि जनता पर जो भरोसा करके वे वोट मांगते हैं उनके विश्वास पे खरा उतरे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो क्योंकि लगातार ये मामला अब सामने आया है जिसमें आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला, सीबीआई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है, बंधु तिर्की को दोषी करार दिया। 2010 में दरअसल ये केस दर्ज किया गया था। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही, कमलेश सिंह और विनोद सिन्हा ने रांची सीबीआई की विशेष अदालत में हाजिरी लगाई। ये सभी सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में पेश हुए, जहां मामले में गवाही होनी थी, लेकिन गवाह के अभाव में अदालत में आज गवाही नहीं हो सकी। कि आज माननीय न्यायालय में 2 तरह के मामले तारीख लगी हुई थी। ECR 2009 का था और RC 5 या 10 का मामला था। ऐसे अधिक संपत्ति के एक ईडी के मामले थे। दोनों भी माननीय न्यायालय में एविडेंस के स्टेज में चल रहा है और चूंकि अभी प्रोसिक्यूशन के द्वारा आज गवाह नहीं थे, दोनों सब उसी मामले में सारे लोग उपस्थित हुए थे। क्या फिर नेक्स्ट डेट पड़ेगा? अभी नेक्स्ट डेट माननीय न्यायालय की तरफ से भी पता नहीं चला है, अभी तारीख नहीं पड़ी है, नेक्स्ट तारीख पड़ेगी, उसके बाद फिर क्या। गवाह किधर से नहीं? अभी तो प्रोसिक्यूशन को ही गवाह लाना है, अभी प्रोसिक्यूशन की ही गवाही चल रही है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाह आने के बाद फिर उसका स्टेज हम लोगों पर बयान होगा, बयान के बाद फिर हम लोगों को गवाह लेंगे। और बढ़ते आगे खबर लखनऊ से, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष के लिए सतीश महाना ने नामांकन किया है। सतीश महाना का निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष बनना तय है। सभी राजनीतिक दलों ने सतीश महाना का ही समर्थन किया है। सपा ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए नहीं उतारा अभी तक प्रत्याशी। सतीश महाना के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। तो नामांकन में कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से इस वक्त की, जहां पर सतीश महाना ने नामांकन किया विधानसभा अध्यक्ष के लिए। और आपको बता दें कि सतीश महाना का निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा आज उस वक्त जंग का अखाड़ा बन गया जब टीएमसी और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के नेताओं ने किस तरह से, ये आप देखिए, झड़प हुई दोनों के बीच में, मारपीट तक की नौबत आ गई।
टीएमसी विधायक असित मजूमदार और बीजेपी के मनोज तिग्गा ने एक दूसरे पर हमला किया। इसमें टीएमसी नेता घायल हुए और इस मामले में स्पीकर ने बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया। दरअसल विधानसभा में आज सुबह से ही विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की मांग शुरू कर दी थी और इसी को लेकर टीएमसी के विधायक भड़क उठे और दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी शुरू हो गई। देखते देखते ये बहस मारपीट में बदल गई। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि वे वीरभूम में हुई कथित हत्याओं पर चर्चा चाहते थे, जिस पर हंगामे के बाद टीएमसी विधायकों ने धक्का मुक्की की, मारपीट की। बाद में स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए 5 विधायकों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। जिन नेताओं को सस्पेंड किया गया है उनमें शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा, इसके अलावा नरहरि महतो, शंकर घोष, दीपक बर्मन का नाम शामिल है। इसके साथ ही विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में लगभग 25 बीजेपी विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। तो आज ये पूरा वीरभूम हिंसा को लेकर हंगामा हुआ बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में। आगे बढ़ते हैं। मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाए जाने के बाद बिहार की सियासत गर्म है, लेकिन जेडीयू के नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह तो मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी का मामला है। मुकेश सहनी पर क्या कार्रवाई हुई है इसे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएंगे। आपको बताएं कि बीजेपी के उनके मंत्रिमंडल में कार्य में गड़बड़ी को लेकर जांच कराने की बात कर रही है, जिसको लेकर श्रवण कुमार ने कहा कि कोई भी शख्स अगर उनके विभाग में गड़बड़ी करता है तो जांच होती है। यह तो मुकेश सहनी जी का विषय है और ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है कि उनके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई की गई है और कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी जी ही तय करेंगे कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो दूसरा विषय है, वो तो बाद का विषय है। अगर किसी मंत्री के कार्यकाल में अगर गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी हो रही है तो सतत जांच चलती रहती है, प्रक्रिया है, वो जांच होनी ही चाहिए। लेकिन ये विषय जो है उनके रहने का नहीं रहने का, ये तो भारतीय जनता पार्टी को और फिर मुकेश सहनी। और बढ़ते आगे, फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल सरकार ने विधायकों से फिल्म देखने की बात कही थी, जिसका विपक्ष ने विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने कहा कि यह सरकार की नफरत फैलाने की साजिश है, हम इसको पूरा नहीं होने देंगे। इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि किसी फिल्म का टिकट बांटा गया हो, इससे साजिश की बू आती है। और संभल के राजकीय आश्रम पद्धति विश्वविद्यालय से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर दूषित पानी और खराब भोजन देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि भोजन में कीड़ा मिला है। आरोप यह भी है कि शिकायत करने पर छात्रों को स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है। उधर अधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। तो एक बड़ी लापरवाही है, स्कूल में दूषित पानी और खराब भोजन देने का आरोप लगा है। शिकायत करने पर दरअसल बताया गया कि धमकी मिलती है। अगर कोई शिकायत करता है, छात्रों को स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है। खाना दिया जाता है वो मिलता नहीं है हमें बिल्कुल भी, और डेली से डेली गंदा से गंदा खाना मिलता है। अगर हम खाने के विरुद्ध कुछ भी बोलते हैं तो सीधी सी बात है कि प्रिंसिपल दोबारा सर दोबारा हमें निकालने की बात कह दी जाती है कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा, रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। कौन से पुलिस आए हैं? हम आए हैं राजकीय आश्रम पद्धति सियावली संभल से, जो समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। जबकि ठेकेदार ये कह देता है कि धमकी देता मेरा है कुछ नहीं हो सकता, हम मेरा कुछ नहीं मेरा हो भाई सकता। हमने अपने खाने के लिए करी है। जबकि ठेकेदार ये कहता है खाने में हम कुछ भी कहें कि मेरा कुछ भी हो नहीं सकता, जो करना है वो कर लो। खाने में जैसे क्या क्या कमी आती है बताएंगे? खाने में कीड़े मिलते हैं, जबकि दूध पानी की तरह मिलता है, चाय भी पानी की तरह मिलती है। कुछ भी सामान अच्छा नहीं मिलता हमारे लिए। दाल भी बिल्कुल खराब मिलती है, पानी कच्ची मिलती है। अच्छा, आप ये शिकायत करने का दावा करते हैं कि हम शिकायत करेंगे अधिकारियों से, तो हमारे लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। जब मामला ये है, अभी आज सुबह संज्ञान में आया है कि बच्चों ने ये शिकायत की है कि उनको खाना उपलब्ध कराया जाता है वो स्तरहीन है, अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है। और साथ में कुछ अव्यवस्था साफ़ सफाई को लेकर भी बच्चों ने कहा है। मामला संज्ञान में है, इसका मैं अभी जांच करने जा रहा हूँ और देखूंगा।
और गलती सही पाई जाती है, आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो विद्यालय प्रबंधन का हो अथवा या बाहर का या ठेकेदार हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सतीश हमारे संवाददाता संबल से ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े हैं। सतीश, ये बहुत अपने आप में बड़ी लापरवाही है। छात्रों ने बताया कि किस तरह से उनको भोजन वहां पर दिया जाता है, उसमें कीड़े होते हैं। क्या अभी तक कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ हो पाई है? बता दें, जिस तरह जनपद संबल में बच्चों ने शिकायत करी और डीएम के कार्यालय पहुंचकर वहां पर उन्होंने शिकायत की है। सबसे पहले तो उन्होंने टीचर से शिकायत की। टीचर जब इस मामले में कहते हैं कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा या तुम्हारे लिए पढ़ाई नहीं करनी जाएगी, तो इसी को देखते उनके अभिभावक वहां पर स्कूल में पहुंचते हैं। तो उन्होंने शिकायत करी थी, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए उन्हें गंदा खाना खिलाया गया, कीड़ों वाला खाना खिलाया जा रहा था। इसी को देखते हुए बच्चों ने जब उनको नहीं सहा गया तो उन्होंने जो है डीएम के यहाँ कार्यालय पहुंचे और डीएम से शिकायत की। डीएम ने तत्काल टीम गठित करके जो अधिकारी हैं उन्हें जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो कहा गया कि सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी इसकी जांच की जाए और आगे की जो है रिपोर्ट उन्हें भेजी जाए। क्योंकि जिस तरह से बच्चों ने शिकायत की है, डीएम कार्यालय पर पहुंचकर शिकायत की है। अब देखना होगा कि बच्चों की बातों में कितनी सच्चाई है या जो टीचर है कितना उनके साथ बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, कुशीनगर से एक बड़ी खबर आ रही जहां पर बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ता बाबर अली की मौत पर कार्रवाई हुई है। रामकोला एसएचओ दुर्गेश कुमार सिंह को लाइन हाजिर किया गया। इसके अलावा सीएम योगी के संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई हुई है। तो संयुक्त जांच में थानाध्यक्ष की लापरवाही सामने आई है। 25 मार्च को बाबर अली की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हुई थी और इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई हुई है। रामकोला के एसएचओ दुर्गेश कुमार सिंह लाइन हाजिर किए गए हैं। बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ता बाबर अली की मौत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें अब कार्रवाई हुई है। सीएम योगी के संज्ञान में ये बात आई, उसके बाद अब ये कार्रवाई इस पूरे मामले पर रामकोला एसएचओ दुर्गेश कुमार सिंह लाइन हाजिर हुए हैं। तो इलाज के दौरान 25 मार्च को बाबर अली की लखनऊ में मौत हो गई थी और उसके बाद ये पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी आया और अब इस पर कार्रवाई भी हुई है। रामकोला एसएचओ दुर्गेश कुमार सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात आई और उसके बाद अब ये लापरवाही जो सामने आई, उसके बाद संज्ञान लिया गया, कार्रवाई हुई है। क्योंकि अवधेश मल हमारे संवाददाता कुशीनगर से ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। अवधेश, क्या है ये पूरा मामला और अब क्या कुछ इस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई है? ये पूरा मामला यह है कि विधानसभा चुनाव में रामकोला थाने के कटघरी निवासी बाबर अली ने भाजपा का प्रचार किया था, जबकि उसके पट्टीदार जो हैं वो सपा के प्रचार कर रहे थे और सबको इस बात के लिए कष्ट था, सभी इस बात को लेकर नाराज थे कि वो भाजपा का प्रचार क्यों कर रहा है। जी 10 तारीख को जब रिजल्ट आउट हुआ तो बाबर अली ने मिठाई गांव में बांटी, मिठाई खिलाई सबको। इससे लेकर नाराजगी और बढ़ गई। जी हुआ यह कि 20 मार्च को किसी बात को लेकर विवाद हुआ और आरोपियों ने उस बाबर की निर्मम पिटाई कर दी। भागकर जान बचाने के लिए छत पर गया, फिर छत से पीटे और छत से नीचे फेंक दिया गया। 25 मार्च को लखनऊ में उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।